स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपनी YouTube चैनल शिक्षांजल पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस, आज हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके मीनिंग को, इसके लिटरल डिवाइस को, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फायर एंड आइस जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये फायर एंड आइस का मतलब हुआ, फायर का मतलब हुआ डिज़ायर, आइस का मतलब हुआ हेट। मतलब होता नहीं है, लेकिन पोइट ने इसको सिंबल के रूप में यूज़ किया है, फायर और आइस को। पोइट का कहना है कि वर्ल्ड का जो एंड होगा इसी दोनों वजह से होगा। तो जानते हैं कि कैसे होगा, इस पोम को समझते हैं। लिखा हुआ है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से यानी ये पोइट का कहना नहीं है, ये ओपिनियन पोइट का नहीं है, लोगों का कहना है। कि पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व जो है, इस पृथ्वी जो है, इसकी समाप्ति जो होगी वो फायर से होगी। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड समाप्त होगा वो आइस के थ्रू होगा, यानी हेट के थ्रू होगा। और यहाँ पर यानी डिज़ायर के थ्रू होगा। तो डिज़ायर और हेट के थ्रू कैसे कोई वर्ल्ड समाप्त होगा? तो ऐसे समझिए कि डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। आज हर एक कंट्री की यही इच्छा है कि हम पूरे जो है सो वर्ल्ड पे राज करें। तो इसके चलते हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के टांग खींचने के पीछे लगा हुआ है। जैसे आप लोग चाइना की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, पाकिस्तान की ही बात कर ले, हमारा पड़ोसी जो देश है वो भी इच्छा रखता है कि जो है हम भारत पर राज करें या पूरे विश्व पर राज करें। तो इसके एवज में लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा है, ये तो डिज़ायर हो गया। इसके अलावा हेट है। हेट क्या होता है? नफ़रत करते हैं। तो नफ़रत में भी वही बात है कि आप यानी देखना नहीं चाहते हैं किसी को। तो इसके वजह से भी क्या होता है, आपसी में कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है, मारपीट उठापटक शुरू होता है, जिसके कारण क्षति पहुंचती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्ल्ड जो एंड होगा वो आइस के थ्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो पोइट का अपना ये ओपिनियन है कि जो लोग डिज़ायर को मानते हैं रिस्पॉन्सिबल, कि इसके थ्रू जो है सो हमारे वर्ल्ड का नाश होगा, अंत होगा, तो मुझे पता है मैं उनको फेवर करूंगा जो फायर को मानते हैं कि ये विश्व का अंत ये फायर के थ्रू होगा। तो यानी पोइट को ये पता है कि ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, फायर यानी डिज़ायर। बढ़ते हैं आगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है डाई, अंत किसी भी चीज़ का, और नीचे सफाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हीट। तो पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों का मानना है कि ये आइस के थ्रू यानी हेट के थ्रू अगर वर्ल्ड को समाप्त होना है, तो ये इसको 2 बार होना होगा। पेरिस का मतलब अंत होना। अगर ये 2 बार, एक बार अंत हुआ फिर दोबारा भी जो भी बचा खुचा है वो भी अंत होना है, तो ये हेट के थ्रू होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी पोइट का कहना है कि ये जो आइस है, हेट है, ये भी कम खतरनाक नहीं है हमारे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो ये भी जो है सो डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, यानी आइस भी वर्ल्ड को एक नहीं 2-2 बार ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आप देख भी सकते हैं कि हम तो देश की बात एग्जांपल दिए हैं, आज के समय में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं देखना चाहते हैं, दिन रात उससे झगड़ा करते हैं, ये ज़मीन मेरी है, यहाँ तक मेरा है, ये फलाना मेरा है, ढिमकाना मेरा है। ये पड़ोसी की बात छोड़ दीजिए, घर में 2 भाई हैं तो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मतलब इसी पे बेस्ड ये पोम लिखा गया है। आज नहीं, आज से बहुत साल पहले की बात है जब ये पोम लिखी गई है, और ये सच्चाई आज के समय में बिल्कुल सच साबित हो रही है।
खैर छोड़िए, दुनियादारी की बात है। और चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके लिटरल डिवाइसेस, कि इस पोम में कौन कौन से लिटरल डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या होता है कि अगर आपको ये निकालने नहीं आता है तो मैं आपको अभी बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइम स्कीम में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछले कविता में जो पोम मैंने पढ़ाया था, फिर से मैं बता दूंगा। करना क्या होता है कि हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को पकड़ना है आपको, कि ये किससे राइम कर रहा है, यानी इसका सुर किसके सुर से मिल रहा है। ऐसे आप ठेठी में इसको समझ लीजिए। फायर और आइस, यहाँ दोनों का सुर नहीं मिल रहा है, तो हम इसे फायर को हम ए मान लेंगे और आइस को ये इसे नहीं मैच कर रहा है तो ये बी हो जाएगा। फिर अगले लाइन में देखेंगे डिजायर, फायर, ये दोनों का सुर लगभग कुछ हद तक मिल रहा है, तो इसको ए माने हैं तो इसको भी हम ए ही मानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, फायर, हाँ फायर है तो फायर को हम फायर ही रखेंगे, यानी फायर, डिजायर और फायर, तो ए मान के चल रहे हैं तो इसको भी हम ए ही मानेंगे। फिर अगला है हमारा ट्वाइस, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, आइस और ट्वाइस, ये भी दोनों का सुर मिल रहा है, यानी दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसको अगर बी माने हैं तो इसे भी हम बी ही मानेंगे। एक तरह से कोडिंग करना होता है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हेट। हेट तो भैया ऊपर किसी से नहीं मिल रहा है, ये तो ट्वाइस है, हेट से मैच नहीं कर रहा है। फायर है, हेट से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको नया कोड दे देंगे, क्या दे देंगे, सी दे देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो तो उसकी भी चर्चा करें, मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। फिर अगला जो हमारा लाइन का लास्ट वर्ड है वो क्या है, आइस है, तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं ट्वाइस आइस, यानी इसका कोड क्या चल रहा है, बी चल रहा है, तो हम इसको बी कर देंगे। फिर अगले वर्ड की तरफ पहुँच रहे हैं। अगला वर्ड जो है हमारा ग्रेट है, तो ग्रेट और यहाँ पर हेट, इन दोनों भैया का सुर मिल रहा है, हम लोग सी किए थे तो इसका भी कोडिंग हम लोग सी ही कर देंगे। फिर अंतिम लाइन का अंतिम वर्ड क्या है, सफाइस, तो ये आइस से लग रहा है कि संबंधित है, तो बी इसका हम कोडिंग करते आ रहे हैं ऊपर से, तो इसका भी कोडिंग क्या होगा, बी होगा। तो ये हमारा इसका राइम स्कीम हो गया। तो फाइनली राइम स्कीम हुआ क्या कि इसको टोटल हमारा जो है सो लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 लाइन का पोम है ये, तो 3-3 में बांट देंगे राइम स्कीम को, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, ए है, बी है और ए है, तो लिखेंगे नीचे ए बी ए। फिर ये 3 लाइन तो हो गया, ए बी ए, फिर है ए बी सी, तो ए, सॉरी थोड़ा टेक्नोलॉजी का अभाव है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। ए बी सी 6 लाइन तो कर दी है हम लोगों ने, ए बी ए, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया, अभी 7वां से आर बी सी बी, तो लिखेंगे बी सी बी। स्कीम फाइनली हमारे पास आ गया, ए बी ए, 3-3 लाइन का पार्टीशन कर लिए, तो अब फिर ए बी सी, फिर बी सी बी, नीचे मैंने लिख भी दिया है ए बी सी बी सी बी, तो आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे, आपको आगे फायदा भी करेगा। आते हैं अगले डिवाइस की तरफ। अगला डिवाइस जो यूज हुआ है वो है हमारा एनाफोरा। नोट करते चलेंगे, हर एक डिवाइस के बारे में मैं बताते भी चलूँगा। एनाफोरा किसे कहते हैं, जब सेम वर्ड हर एक लाइन के शुरुआत में रहे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सम, मतलब कम से कम 2 स्टार्टिंग लाइन के साथ रहे, या 2 से अधिक भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यू, ये नहीं कि जो बीच में फ्रॉम आ गया फिर यहाँ पर सम रहेगा तो ये एनाफोरा हो जाएगा, नहीं, ये एनाफोरा आपका यही दोनों होगा। अगर लगातार तीसरे में भी रहता तो तीनों एनाफोरा होता।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एनाफोरा किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेम वर्ड से यूज हो तो वो आपका एनाफोरा होता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो एनाफोरा क्या हो गया हमारा? सम। बढ़ते हैं अगले डिवाइस की तरफ। अगला डिवाइस जो हमारा यूज है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन जो है जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार यूज किया गया हो। कॉन्सोनेंट साउंड करने का मतलब है कि वर्ड के शुरू में ही वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सम से, तो स साउंड जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। और भी यूज हो सकता था, नहीं है, लेकिन चलिए हमको तो दो से मतलब है, सम से, तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन। इसके बाद हमारा यूज है डिवाइस, अगला यूज है वो है एसोनेंस। एसोनेंस किसे कहते हैं? वो वॉवेल साउंड होता है। वो वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, बीच में, लास्ट में भी यूज होता है। जैसे फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा बार यूज होगा तो ये एसोनेंस हो जाएगा। तो एक दो तीन बार यूज हो गया तो ये आपका फर्स्ट लाइन में आई साउंड आपका क्या है? एसोनेंस है। फिर एसोनेंस आगे भी यूज है। लाइन 4 में आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 में जो है आपका ओ साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे यहाँ पर ओ 1 2 3 4, 4 बार यूज है। यानी एक वॉवेल साउंड कहीं भी वर्ड के बीच में, लास्ट में, फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ये आपका जो है सो एसोनेंस कहलाएगा। तो ये आपका ओ साउंड भी एसोनेंस हुआ। लाइन 4 में जब लिखना होगा तो एग्ज़ाम में तो आपको ये स्टेंजा का एक्सट्रैक्ट दे दिया रहेगा, पूरा पोम नहीं दिया रहेगा, 2-4 लाइन दे दिया रहेगा, तो आप बखूबी निकाल सकते हैं। बस पहचानने आना चाहिए। उसके बाद अगला डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जैसे ये एसोनेंस है, इसमें वोवेल साउंड था, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो लाइन 4 में आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 में जो है सो कॉन्सोनेंट साउंड आपको, जैसे यहाँ पर देखिए TH, फिर TH, दोनों में TH है, 2 बार यूज हो गया। ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपका ये कॉन्सोनेंस हो गया। तो और भी हो सकता है एसोनेंस, कॉन्सोनेंस। पोम में ये होमवर्क है, आप ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। फिलहाल जितना इसका जो मेन डिवाइसेस जो भी यूज़ थे इस पोम में, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो सारे मैंने बता दिए। और चलते चलते लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और भी इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।